एक नाविक शांत जल में नाव को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकता है और यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु P तक जाकर वह वापस लौटने में एक नाविक को 1 घंटे का समय लग जाता है। तो आपको उस बिंदु P की दूरी बताना है। उस बिंदु P की दूरी, डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन का एक ट्रिक याद रखिए। दूरी जो होती है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, देखिए उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। इसको गुणा कीजिए, शांत जल में चाल कितनी है 12, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए धारा की चाल क्या है 6, इसका स्क्वायर कीजिए, अपॉन कर दीजिए जितना शांत जल में चाल है इसका दोगुने से। तो ये आ जाएगा 144 माइनस 36 बटे 12 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 108 बटा 12 गुणा 2, मतलब 12 निम्मा 108, तो 9 बटा 2 बराबर मतलब 4.5 किलोमीटर जो है बिंदु P की दूरी है। अगला प्रश्न है, एक पॉकेट मार को पुलिस ने 40 मीटर की दूरी पर देखा और पुलिस ने उसका पीछा 5 मीटर पर सेकंड से किया, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ेगी। यहां दोस्तों 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट पूछा जाता है पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ेगी, दूसरा पॉइंट पूछा जाता है चोर को कितना दूरी चलना पड़ेगी। तो पुलिस को दूरी जो निकाली जाती है उसको क्या है, देखिए कितने मीटर की दूरी पर देखा था, 40 मीटर की दूरी पर। इसको गुणा कीजिए, अगर पुलिस की दूरी आपको निकालना है कितनी चलनी पड़ेगी, तो पुलिस की चाल क्या है 5 मीटर पर सेकंड, अपॉन इन दोनों चाल का, पुलिस और चोर की चाल का डिफरेंस 2 मीटर पर सेकंड। 2 दूनी 4 हो जाएगा 20 और 20 पंजे 100, मतलब पुलिस को 100 मीटर दूरी चलना पड़ेगी। वहीं अगर चोर की दूरी निकालना है, जो थीफ है उसकी दूरी निकालना है, तो चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड, अपॉन इन दोनों चाल का डिफरेंस 2, गुणा कर दीजिए जितनी दूरी पर देखा था। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 20 दिया 60, मतलब चोर जो है वो 60 मीटर की दूरी भाग पाएगा। 2 ट्रेनें हैं, इनकी लेंथ जो है लंबाई समान है। अगर दोस्तों ट्रेन 1 जो है एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, वहीं ये ट्रेन 2 जो है ये सेम पोल को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको बताना है अगर ये ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखिए, दोगुना कीजिए, जो ट्रेन 1 है कितना टाइम ले रही है 5 सेकंड और ट्रेन दूसरी कितना टाइम ले रही है 6 सेकंड, और इसको डिवाइड कीजिए, ट्रेनें दूसरे के अपोजिट हैं तो ये जितना टाइम ले रही हैं उसको प्लस कर दीजिए, 5 सेकंड प्लस 6 सेकंड हो जाएगा 11 सेकंड। तो ये आंसर आएगा 6 पंजे 30 दूनी 60 बटा 11 सेकंड में ये ट्रेनें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। अगर दोस्तों ये ट्रेनें सेम डायरेक्शन में होती तो ये टाइम जो है 5 सेकंड 6 सेकंड इसको माइनस करना पड़ता, नीचे 1 आता, तो ये ट्रेनें पार करती हैं एक दूसरे को 5 दूनी 10 छक्का 60 सेकंड में। ये दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डैश डैश डैश। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये नंबर उठाइए, इस नंबर को उठाइए और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर पहला फैक्टर इसका n है तो दूसरा फैक्टर n+1 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 7 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 7 8 56 आता है, मतलब ये हो गया n, ये हो गया n+1। यहाँ देखिए इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, 56 प्लस 56 प्लस, तो प्लस के केस में जो n+1 वाला टर्म होता है, n+1 वाला, यही इसका आंसर होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8। और दोस्तों माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता, माइनस के केस में इसका आंसर होता है n, माइनस के केस में इसका आंसर 7 हो जाता। एक इलेक्शन में दोस्तों 2 कैंडिडेट A और B खड़े हुए थे। अगर दोस्तों B कैंडिडेट ने टोटल 30% वोट पाया, टोटल 30% वोट पाने के बाद ये हार गया, इलेक्शन जो हार गया वो लॉस्ट बाई 500 वोट से इलेक्शन हार गया, तो आपको निकालना है टोटल वोट कितने कास्ट हुए, टोटल वोट निकालना है आपको कितने पड़े। तो टोटल वोट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा कीजिए, जितने वोट से ये हार गया 500, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 माइनस 2 गुना करके 30% यहाँ पर देखिए इसको वोट मिले तो 2 गुणा 30, तो ये आंसर आएगा 100 गुणा 500 बटे हो जाएगा 40, तो ये आपका आंसर मिलेगा 25 पंजे 125, तो 1250 वोट टोटल पड़े थे। एक टैंक है, इस टैंक में नीचे की ओर लीकेज है, ये लीकेज जो है पूरे भरे हुए टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है
और वहीं दोस्तों एक पाइप लगा हुआ है जो इस टैंक को 8 लीटर प्रति मिनट में भरता है। भरा हुआ टैंक दोस्तों खाली हो जाता है 10 मिनट में, जब ये टैब भी खुला होता है तो टैंक 10 मिनट में खाली हो जाता है। तो आपको इस पूरे टैंक की कैपेसिटी क्षमता बतानी है। तो क्षमता बराबर क्या होगा, कैपेसिटी जो होगी दोस्तों, ये टैंक के भरने की दर क्या है 8 लीटर प्रति मिनट, गुणा कीजिए पूरा भरा टैंक जब ये टैब ओपन होता है तो कितने मिनट में खाली होता है, 10 मिनट में, गुणा कीजिए, इसको भी गुणा कीजिए, इस लीकेज के द्वारा टैंक कितने मिनट में खाली होता है, 6 मिनट में, और इसको डिवाइड कीजिए इन दोनों टाइम के डिफरेंस से, 10 मिनट और 6 मिनट मतलब 4 मिनट। आंसर आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 धाम 20, 20 छक्का 120 लीटर जो है इस पानी के टैंक की कैपेसिटी होगी। 5 नंबर है, 5 नंबर्स का जो HCF है, 5 नंबर का HCF है 4 और 5 नंबर का LCM जो है वो दिया है 27,704 जो है इनका LCM है। तो आपको ये जो टोटल 5 नंबर हैं, इन 5 नंबर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या होगा आपको निकालना है। तो 5 नंबर का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा HCF देखिए HCF की पावर क्या होगी, ये जितने नंबर हैं उसमें से -1 कीजिए और इसको गुणा कर दिए जो LCM है इससे, यही आंसर हो जाएगा। HCF क्या है 4 है और नंबर कितने हैं 5 टोटल नंबर हैं तो 5 - 1 4 हो जाएगा, गुणा कीजिए 27,704 से, आपको ये आंसर मिल जाएगा। यदि X और Y दोनों मिलकर किसी काम को T दिन में फिनिश कर देते हैं, T दिन में, तो और X अकेला इस काम को T से 25 दिन ज़्यादा लेता है और Y अकेला इस काम को करने के लिए T से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो आपको बताना है इस T की वैल्यू क्या होगी। इस T की वैल्यू होगी दोस्तों √, अब देखिए X कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 25, Y कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए 9, बस इसका आंसर आएगा 5 × 3 = 15 दिन। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 128 रुपए है 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम। तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। दोस्तों ये 3 ईयर के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर गुणा R/100 + 3 होता है। अब आप इसमें दोस्तों वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस कितना है 128 है, बराबर मूलधन निकालना है और R की वैल्यू है 20/100 का स्क्वायर, 20/100 + 3, तो ये हो जाएगा 20 × 100, 20 × 100, तो ये आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो 128 बराबर आएगा मूलधन गुणा 1/25, ये हो जाएगा 5 × 15 और 1 हो जाएगा 16/5। मूलधन बराबर 128 गुणा 25 × 125 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा, 16 × 8 128 आएगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा 125 × 8 हो जाएगा 1000 रुपए। एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क दूध है। अब क्या किया जाता है, इसमें 4 लीटर दूध को बाहर निकाल लिया जाता है, मिल्क को बाहर निकाला जाता है और इसकी जगह 4 लीटर जो है पानी डाल दिया जाता है, वाटर डाल दिया जाता है, और इस वाले प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया जाता है, 2 बार रिपीट किया जाता है। तो कितनी बार ऐसा प्रोसेस किया, 3 बार ये प्रोसेस किया। तो आपको बताना है तीसरी बार निकालने के बाद जब पानी पड़ता है तो उस समय इसमें कितना अमाउंट मिल्क बचा। इनिशियली कितना अमाउंट था, 40 लीटर दूध था, गुणा कीजिए 1 - कितना निकाला गया 4 लीटर और था कितना 40, कितनी बार प्रोसेस रिपीट हुआ, 3 बार हुआ। बस इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा 40 गुणा, ये हो जाएगा 4 धाम 40, तो 10 में से 1 गया 9, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, ये आएगा 29.16 लीटर दूध जो है बचेगा। एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क दूध है। अब क्या किया जाता है, इसमें 4 लीटर दूध को बाहर निकाल लिया जाता है, मिल्क को बाहर निकाला जाता है और इसकी जगह 4 लीटर जो है पानी डाल दिया जाता है, वाटर डाल दिया जाता है, और इस वाले प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया जाता है, 2 बार रिपीट किया जाता है। तो कितनी बार ऐसा प्रोसेस किया, 3 बार ये प्रोसेस किया। तो आपको बताना है तीसरी बार निकालने के बाद जब पानी पड़ता है तो उस समय इसमें कितना अमाउंट मिल्क बचा। इनिशियली कितना अमाउंट था, 40 लीटर दूध था, गुणा कीजिए 1 - कितना निकाला गया 4 लीटर
और था कितना 40। कितनी बार प्रोसेस रिपीट हुआ? 3 बार हुआ। बस इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 40 गुणा ये हो जाएगा 4 धाम 40, तो 10 में से 1 गया 9, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, ये आएगा 29.16 लीटर दूध जो है बचेगा। यदि ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपना धन इन्वेस्ट किया और उनको प्रॉफिट P1 अनुपात P2 अनुपात P3 जो हुआ 5:3:12 के अनुपात में हुआ, तो आपको वह टाइम पीरियड का अनुपात निकालना है जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने ये मनी इन्वेस्ट की। तो दोस्तों ये बराबर होती है, ये देखिए P1 P2 P3 क्या है 5:3:12, इसे डिवाइड कीजिए जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका अनुपात है 2:3:5, इसे हल करेंगे आपको मिल जाएगा 25:10:24, ये टाइम पीरियड का अनुपात आएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे, 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a + b + c अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a + b + c 0 हो जा रहा है, -13 + 6 + 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0, 0। अगर दोस्तों a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू जो होती है 3abc के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 3 39, तो -39 आएगा गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा 42 आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट था। एक व्यक्ति 2 रेडियो, प्रत्येक रेडियो 2000 रुपए पर बेच देता है। एक रेडियो पर 15% का लाभ होता है एवं दूसरे रेडियो पर 15% की हानि होती है। मतलब आपको यहां पे दिया गया है कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कॉमन कितना 15% ही लाभ और 15% हानि होती है, तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि होगी। जहां दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस सेम हो और कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस हो, समान लाभ समान हानि हो, तो आपको ओवरऑल क्या होता है वहां पर लॉस प्रतिशत ही होता है, लॉस होता है। अब ये कितना लॉस होता है, जितना कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे यहाँ 15 है उसका स्क्वायर कीजिए, डिवाइड 100 से कर दीजिए, बस इतना ही होगा। ऊपर हो जाएगा 15 × 225/100 बराबर हो जाएगा 2.25% उसको हानि होगी ओवरऑल। अब आइए दोस्तों ये देखिए, टाइप सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक सब्जी विक्रेता ने 6000 रुपए में आलू खरीदे, यदि 1/3 आलू उसने 30% हानि पर बेच दिए तो बाकी के बचे हुए आलू उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। अब आइए दोस्तों ये देखिए, उसने बचे हुए आलू उसे कितने लाभ पर बेचना ये निकालना है, तो उसने 30% हानि पर बेचे कितने आलू 1/3 आलू। अब बचा कितना है 1/3 इतना आलू बचा हुआ है, तो क्या बचा 30 गुणा 1/3/2/3 इतना आलू उसका बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया 30/3, ये हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2, तो ये 2 से कटेगा 30, तो 15% बचे हुए आलू को वह यदि लाभ पर बेच दे, जो 2/3 आलू बचा है इसे अगर 15% लाभ पर बेच दे अगर वह, तो उसे अंत में ना लाभ होगा ना हानि होगी। एक व्यक्ति एक मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 19% का लाभ हो जाता है। तो मेज का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा था, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1250 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो 1250 ऊपर रखिए। 1250 रुपए ज्यादा में बेचने पे कितने प्रतिशत लाभ होगा 19%, और पहले कितना हो रहा था 13/2%, और इसमें 100 का गुणा कीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250/19 दूनी 38 में से अगर 13 जाएगा तो यहां पर बचेगा 25, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो मतलब 10,000 रुपए
10,000 रुपए जो है उसका कॉस्ट प्राइस था। यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब वह 18 साइकिलें बेचता है और 20 साइकिलें बना लेता है, तो मतलब उसे कुल कितनी साइकिल का लाभ हो रहा है? 2 साइकिलों का लाभ हो जा रहा है। तो आपको कुल लाभ पूछ रहा है क्या होगा, तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, 20 माइनस 18। अब देखिए उसे कितनी 20 साइकिलों का लागत मूल्य कितनी साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है? 18। तो 18 हमारा एक तरीके से लागत मूल्य की तरह ट्रीट होगा, गुणा 100। और लाभ हम कभी भी किस पे निकालते हैं? लागत मूल्य पे ही निकालते हैं। तो ये 2/18 हो जाएगा गुणा 100, तो ये आएगा 100/9। इसे हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु लागत मूल्य पर बेच दी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम वजन यूज किया, तो आपको बताना उसका लाभ कितना रहा। उसने, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी तो उसने 100 रुपए की ही बेच दी, लेकिन उसने 1000 ग्राम वजन यूज करना चाहिए था। उस बेईमान दुकानदार ने 930 ग्राम वजन ही यूज किया माप के लिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको निकालना था। कैसे निकालते हैं? ये इजी है दोस्तों। सबसे पहले ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर देखिए उसने कितने ग्राम वजन कम रखा, 1000 रखना था, 1000 ग्राम रखना था, रखा कितना? 930 ग्राम, मतलब 1000 माइनस 930 तो 70 ग्राम आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा बटे उसने जितना वजन रखा वो नीचे कर दीजिए 930 ग्राम और इसे 100 से कर दीजिए गुणा, बस आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 930 गुणा 100, तो ये क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 700/93, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। यदि करण 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आप देखिए 10 संतरे कितने रुपए के खरीद रहे हैं? 25 रुपए के, और 9 संतरे कितने के बेच रहा है? 25 रुपए के। इस केस में आपको क्या करना है, इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से और इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से कीजिए। 25 दाम 250 माइनस 25 निम्मा 225 हो जाएगा, अपॉन देखिए वह 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है, तो इसका हमने क्या किया, जितने रुपए में वह खरीद रहा था उसको इस वाले संतरे से गुणा किया था, तो खरीदने का मूल्य क्या हो गया? 25 निम्मा 225। बस लागत मूल्य पे ही तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, गुणा 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 250 में से 225 जाएगा 25 बटा नीचे 225 है, तो गुणा 100 का हो जाएगा। क्या होगा? 25 निम्मा 225, 100 बटा ये नीचे 9 आएगा, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। छठे प्रकार का, यदि राम ने एक साइकिल सोनिया को 30% लाभ पर बेच दी और सोनिया ने वही साइकिल मोहन को 20% हानि पर बेच दी, तो यदि राम ने साइकिल को 5000 रुपए में खरीदा हो तो मोहन के लिए उस साइकिल का लागत मूल्य क्या पड़ा? तो मोहन के लिए लागत मूल्य निकालने के लिए आप देखिए राम ने कितने की खरीदी थी? 5000 रुपए की खरीदी थी, गुणा कीजिए 1 प्लस उसने सोनिया को कितने प्रतिशत लाभ पे बेची? 30%, 1 प्लस 30/100 गुणा कीजिए सोनिया ने मोहन को कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी? 20%, तो हानि है तो 1 माइनस 20/100 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000 गुणा ये हो जाएगा 130/100 गुणा हो जाएगा 80/100। आप 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, बाकी के ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 13 चौको 52, तो 5200 रुपए का कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा। ये किसको पड़ा? मोहन को 5200 रुपए की साइकिल पड़ी। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, 20% हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह 40% वजन कम प्रयोग कर लेता है, जो माप उसकी है वो 40% कम यूज करता है, तो आपको बताना है उसे लाभ होगी या हानि होगी। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ऐसे किए जाते हैं, जितना वजन जितने प्रतिशत कम कर रहा है 40 माइनस जितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, अपॉन करना है 100 माइनस जितने प्रतिशत कम वजन प्रयोग कर रहा है 40, और इसे कर दीजिए 100 से गुणा, तो क्या आएगा? ऊपर हो जाएगा 20/60 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा? 20 3 60 हो जाएगा, तो 100/3, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% उसको टोटल लाभ होगा। अगर दोस्तों यही माइनस में आता, यहाँ
इनका डिफरेंस अगर माइनस में आता तो उसको हानि होती, लेकिन यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा पूछ रहा है आपको। क्या है ये देखिए, एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है। हमने मान लिया इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बराबर x। तो इनका अनुपात क्या दिया है, 3:4:5। जो अनुपात दिया है उसका गुणा कीजिए और जो एचसीएफ है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है। और एलसीएम दिया है 240। 5 और 20 3 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240। तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, एचसीएफ आएगा 4। राजेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर लेता है। राजेश को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दोगुना समय लग जाता है। तो आपको धारा की चाल बताना है। दोस्तों शांत जल में जो चाल होती है वो बराबर होती है धारा की चाल गुणा उसे धारा के विपरीत जाने में कितना गुना टाइम लगता है, धारा की दिशा में जाने से 2 गुना टाइम लगता है। तो जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 जोड़िए अपॉन जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 घटाइए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में चाल कितनी दी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमें निकालनी है। तो 2 और 1 3/1 हो गया, बस 3 इधर विभाजित कर दीजिए इसे। तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। √13 इंफिनिटी तक होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप आराम से बोल देते हैं कि इसका आंसर 13 होगा, लेकिन जब वही दोस्तों √13 डेड डैश n तक होता है तो इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है 13 की पावर 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 बार दिया होता √13 3 बार दिया होता तो n की वैल्यू 3 आती। अगर यही 7 बार दिया होता n की वैल्यू 7 आती। तो ऐसे निकालते हैं। यदि a का 10% b के 12% के बराबर है, मतलब a का 10% जो है वो b के 12% के बराबर है, तो पूछ रहे a का 15% जो है b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क्स। अब आप बताइए a का 10% जो है वो 12% के बराबर है b के, तो मतलब a का 1% किसके बराबर होगा, 1%, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 इधर जाएगा। तो a का 1% जो होगा वह b के 1.2% के बराबर होगा, 12/10। तो a का 15% निकालना है तो 15 से गुणा कर दीजिए। a का 1 गुणा 15 तो 15% बराबर b का 1.2 गुणा 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 हो जाएगा, तो 18%। यदि एग्जाम में प्रीति ने वंदना से 20% कम अंक पाए तो वंदना ने प्रीति से कितने अंक ज्यादा पाए। यहाँ वही बात हो गई, देखिए 20% कम अंक पाए, अब यहाँ क्या है ज्यादा पाए, कितने प्रतिशत ज्यादा पाए। ज्यादा पाने का मतलब इसका हर जो होगा जितना छोटा होगा ये ओवरऑल भिन्न की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो छोटा होने का मतलब 100 माइनस क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 100 माइनस 20 गुणा 100, ये हमेशा याद रखिए। यहाँ कितने प्रतिशत ज्यादा अगर होता है तो 100 माइनस होता है, यहाँ कितने प्रतिशत कम होगा तो 100 प्लस होगा। तो बस इसी को हल करेंगे, 20/80 गुणा 100 हो जाएगा। 20 चौक 80, तो ये 4 से कटेगा 25 बार। तो 25% जो है वंदना ने प्रीति से 25% अंक ज्यादा पाए, इसका आंसर 25% होगा। यदि मजदूरों की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई और उसके बाद 5% उनकी सैलरी कम कर दी गई तो ओवरऑल उनकी सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ, यह टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए और उतने ही प्रतिशत कम करी जाए तो ओवरऑल उनकी सैलरी क्या होगी, कम होगी। याद रखिए कम होगी, कितना कम होगी, जितनी बढ़ाई अथवा घटाई जा रही है उसका स्क्वायर कीजिए बटा 100 कर दीजिए। 25/100 मतलब ये होगा 0.25% ओवरऑल सैलरी उनकी कम हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का पहले मूल्य 20% बढ़ गया लेकिन बाद में मांग कम होने की वजह से 25% कम हो गया तो कुल परिवर्तन आपको बताना है क्या हुआ उसके मूल्य में।
तो सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत बढ़ गया, जितने प्रतिशत बढ़ गया वह प्लस का होगा 20%। यहां मांग कम होने की वजह से कम हो गया तो माइनस का 25% प्लस 20 प्लस का होगा माइनस का 25 होगा बटे 100 हो जाएगा। ये क्या होगा 20 माइनस 25 तो माइनस का 5, 20 गुणा 25 ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20 गुणा 25 बटे 100 तो होगा 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 तो 5 माइनस 5 माइनस का 10 हो गया। कहने का मतलब माइनस है तो ओवरऑल परिवर्तन जो हुआ उसका माइनस का 10% मतलब कम हो गया। राम कार के द्वारा एक निश्चित दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कार के द्वारा और वापस उसी बिंदु पर स्कूटर के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है तो पूरी यात्रा में राम की औसत चाल क्या रही। दोस्तों इसमें क्या करना है आप देखिए, डिस्टेंस जो है वो है नियत, डिस्टेंस कांस्टेंट है, नियत है। इस केस में आपको जो शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक हमेशा याद रखिए, अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में जो स्पीड होगी, ये देखिए पहले स्पीड क्या है 35 ए मान लेते हैं इसको और बी ये बाद की स्पीड है तो 2 गुणा पहले कितनी स्पीड से गया इनटू वापस कितनी स्पीड से आया वो अपॉन ए प्लस बी। बस इसमें वैल्यू रखिए 2 गुणा 35 गुणा 25 बटे 35 प्लस 25। आप इसे हल करेंगे तो आएगा 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हो गया, ये हो जाएगा 60 हो गया। आप इसे कट करेंगे तो ये 30, फिर इसे 5 से कट करेंगे 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 तो 175/6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% से बढ़ाई गई हो तो उसका खपत जो है कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे खर्चे पर कोई परिवर्तन ना पड़े। यहां इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों। पहले देखिए कीमत कितनी बढ़ी 20%, अब यहां पर क्या है खपत कम की जाए, यहां पर कम करना है तो इस फ्रैक्शन में आपको नीचे प्लस करना है या माइनस। फ्रैक्शन की वैल्यू कम कब होगी जब नीचे हर बड़ा होगा। हर बड़ा कब होगा 100 में जब कुछ प्लस करेंगे तभी तो हर बड़ा होगा। बस इसे ऐसे हल कर दीजिए 20/120 गुणा 100 तो ये आएगा 50/3% जो है उसको खपत कम करनी पड़ेगी तब जाकर वह बढ़ी हुई कीमत का उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक परीक्षा में पासिंग मार्क्स 30% है और एक छात्र 30 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। किसी छात्र ने मान लिया 30 नंबर पाए और 30 से फेल हो गया तो यही तो पासिंग मार्क्स हो गए उसके। 30 पाए 30 से फेल हो गया, ये पासिंग मार्क्स थे। तो पूछ रहा है कुल अंक, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप बताइए अगर परीक्षा का पूर्णांक x है तो पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत है 30% है तो x का 30% ही तो ये 30 + 30 60 हो गया। 30 से ये आप देखेंगे ये 60 हो गया, 60 तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 100 से गुणा 2 करेंगे तो x बराबर 200 अंक जो थे इस परीक्षा का पूर्णांक था। एक छात्र 25% नंबर पाया और 60 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र 50% नंबर पाया और पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेकर आया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। आप देखिए अगर जो बच्चा है ये इसने 25% नंबर पाया तो 60 नंबर से फेल हो गया, 60 नंबर से ये फेल हुआ और ये पासिंग मार्क्स से कितना लेकर आया ज्यादा 40। इन दोनों को ऐड कीजिए। अब इनके जो परसेंटेज का डिफरेंस है ये देखिए 25% पाया, ये 50% पाया। 50 - 25 क्या होगा 25%। ये किसका होगा जो पूर्णांक है। पूर्णांक का अगर आप 25% निकालेंगे तो वह इसके बराबर आना चाहिए। ये हो जाएगा 100 बराबर 25 गुणा x बटे 100 तो आएगा 25 चौकू 100 तो x की वैल्यू क्या है कि 4 इधर गुणा हो जाएगा। इस परीक्षा का पूर्णांक जो था 400 मार्क्स था, 400 अंक। यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,52,800 है, यदि उसकी वृद्धि दर जो है 5% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कभी भी 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है जो वर्तमान जनसंख्या है उसे p मानेंगे इंटू 1 प्लस जितने वृद्धि दर है r बटे 100। अब 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद तो इसका टाइम हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे वर्तमान में 3,52,800 है गुणा 1 प्लस
रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है 5% है का 2 वर्ष के बाद है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3,52,800 गुणा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। आप देखेंगे ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 882 गुणा 21 गुणा 21। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। यदि मोहन 3 बराबर दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मतलब ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये 3 बराबर दूरियां जो हैं, केवल स्पीड यहां पर 30 है, 15 है और 10 है। तो आपको औसत चाल क्या है निकालना है आपको। इसका भी एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है 3 गुना कीजिए ये वाली स्पीड गुणा ये वाली स्पीड गुणा ये वाली स्पीड अपॉन इन दोनों का गुणा कीजिए 30 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 10 150 प्लस 10 गुणा 30 300। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 30 गुणा 15 गुणा 10 बटा नीचे हो जाएगा 15 3 45 450 प्लस 150 प्लस 300। तो एवरेज स्पीड इसकी निकल के आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पुलिस वाले ने चोर को 50 मीटर की दूरी पर देखा और चोर ने 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया, जबकि पुलिसमैन उसके पीछे 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। दोस्तों हम कभी कभी ये पुलिस वाला पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है चोर को कितना दूरी तय करना पड़ेगी। तो दोनों केस में आपको याद रखना है दूरी का गुणा कीजिए। अगर आपको पुलिस वाले की दूरी निकालना है तो पुलिस वाला किस स्पीड से भाग रहा है 4 मीटर, ऊपर 4 रखिए और नीचे दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 तो मिल जाएगा आपका 2 दूनी 4 तो 50 दूनी 100 मीटर। मतलब पुलिस वाले को 100 मीटर चलना पड़ेगा, वहीं चोर को जो है चोर को चलना पड़ेगा 50 मीटर डिस्टेंस की गुणा चोर की कितना स्पीड है, चोर का 2 मीटर पर सेकंड तो ऊपर 2 मीटर पर सेकंड रखिए, नीचे डिफरेंस ही रखना है 4 माइनस 2 2 50 एकम 50 हो जाएगा। तो 50 मीटर डिस्टेंस चोर को चलना पड़ेगी और पुलिस वाले को 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 11,000 रुपए है और एक दुकानदार 10% का उसे डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ भी अर्जित करता है। तो आपको उसका लागत मूल्य बताना है क्या होगा। अब दोस्तों आप बताइए, यहां पर दिया हुआ है क्या दिया है, कितने प्रतिशत लाभ लेता है 10% का लाभ लेता है। लाभ किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पे। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो उसे लाभ हो रहा है 100 प्लस 10% ही तो उसे लाभ हो रहा है, ये किसके बराबर होगा जो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है 11,000 रुपए गुणा कर दीजिए जितना वह डिस्काउंट किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे। तो जितना डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10, इसे हल कीजिए कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया 11,000 गुणा 90 बटा ये हो गया 110। 110 से अगर आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 100। 100 गुणा 90 क्या आएगा 9,000 रुपए जो है उसका लागत मूल्य है। एक दुकानदार एक कैलकुलेटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट कितनी है 10% अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य जो लागत मूल्य है कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ज्यादा हो जिससे उसे लाभ कितने प्रतिशत हो जाए 20% लाभ हो जाए। तो दोस्तों जो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है कितने प्रतिशत ज्यादा हो बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए छूट कितने प्रतिशत दे रहा है 10%, 10 लाभ कितने प्रतिशत ले रहा है 20 प्लस 20 कर दीजिए अपॉन 100 माइनस कीजिए जितनी बार छूट दे रहा है। छूट का मतलब 100 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10 गुणा हो जाएगा 100 से। तो क्या हो जाएगा ये ऊपर हो गया 30 इंटू 100 अपॉन 90 हो गया 30 3 90। तो 100/3 का मतलब क्या हो गया 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। एक धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा भाई समय ज्ञात करो, मान लिया टी समय जिसमें वह धन जो है 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल ट्रिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें दिए ये साधारण ब्याज से हो रहा है। तो आप याद रखिए 5 सालों में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 2 माइनस 1 कीजिए अपॉन टी वर्षों में
टी वर्षों में कितना हो रहा है 8 गुना अपॉन 8 माइनस 1 कीजिए, बस सॉल्यूशन हो गया। 5/3 बराबर 1/7 हो गया। 7 पन्ना 35, टी एकम टी, तो टी बराबर 35 वर्षों में भाई धन जो होगा 35 वर्षों में 8 गुना होगा। राम ने अपने धन का 1/3 भाग जो है 7% साधारण ब्याज पर और 1/4 भाग जो है 8% साधारण ब्याज पर और 5/12 भाग जो है 10% साधारण ब्याज पर लगाया। यदि उसे कुल 510 रुपए का ब्याज मिला हो तो मूलधन बताइए क्या। ये जो है राम ने अपना धन 1/3 भाग कितने पे लगाया 7% गुणा 7 कीजिए, प्लस 1/4 भाग कितने में लगाया 8%, 1/4 गुणा 8 कीजिए, प्लस 5/12 भाग 10% के हिसाब से लगाया 5/12 गुणा 10 कीजिए। तो इसे हल करने पे आएगा ये 7/3, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। एलसीएम 51/6 आया। ये तो हमने एक पार्ट निकाल लिया। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए मूलधन आपको निकालना है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, जितना उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 510 रुपए गुणा कीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए इससे 51/6 से, इसे डिवाइड करेंगे 51/6, 6 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 6 गुणा 510 गुणा 100 बटे 51, 51 धाम हो गया 510, अब 10 से गुणा होगा 100 तो ये आएगा 6000 रुपए। 6000 रुपए जो था उसका मूलधन था। यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुना हो जाता है 5 वर्षों में, दोगुना हो रहा है 5 वर्षों में हो रहा है, तो समान धन 16 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, टी ईयर हमने मान लिया। तो याद रखिए इसका सॉल्व ट्रिक होता है 2 की पावर, देखिए कितने वर्षों में 5 वर्षों में, तो 1/5 कीजिए बराबर ये होगा 16 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, टी वर्षों में हमने माना 1/t कीजिए। बस इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1/5, ये 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 4 की पावर 1/t हो जाएगा। ये 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 4/t हो गया। बेस बराबर है तो घातें बराबर हो गई, 1/5 बराबर 4/t, तो t बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 पंजे 20 वर्ष आएगा। 20 वर्षों में ये धन जो है दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। यदि एक धन जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया गया हो 2 वर्षों में 800 हो गया हो और 2 + 1 3 वर्षों में 840 हो गया हो। दोस्तों यहाँ देखिए अगर टाइम n और n+1 के फॉर्म में दिया होता है तो उसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा जो दूसरा धन है A2 840 माइनस ये वाला A1 800 बटा हो जाएगा 800 गुणा 100 हो जाएगा। तो हल करने पे आएगा 40/800 गुणा 100। आप देखेंगे 00 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, तो 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसका। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति P से Q की ओर दौड़ रहा है, उसी समय पर सेम समय पर दूसरा व्यक्ति Q से P की ओर दौड़ रहा है। अगर मान लीजिए दौड़ते दौड़ते एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, इस बिंदु पर आके मिलते हैं R बिंदु पर। R बिंदु पर मिलने के बाद ये पहला व्यक्ति ये वाली दूरी जो है 9 घंटे में तय करता है, वहीं ये दूसरा वाला व्यक्ति जो है ये वाली दूरी जो है 4 घंटे के अंदर तय करता है। तो आपको पहले व्यक्ति पर्सन 1 और पर्सन 2 की स्पीड का रेशियो बताना है। इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो आप याद रखिए √ आप देखिए जो दूसरा व्यक्ति है कितना टाइम ले रहा है मिलने के बाद दूरी कवर करने के लिए 4 घंटा, तो ऊपर 4 घंटा रखिए, और जो पहला व्यक्ति है मिलने के बाद कितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस कवर करने में 9 घंटा, इसको नीचे रख दीजिए। ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, जबकि रेशियो क्या है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की स्पीड का, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि आप देखेंगे स्पीड जो होती है वो टाइम के हमेशा क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसको निकालेंगे तो √ से बाहर क्या आएगा 2/3 आएगा। राम जो है अपने घर से स्कूल तक की दूरी जो है जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह लेट हो जाता है 20 मिनट से, और जब यही डिस्टेंस को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है तो वह जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट। तो आपको बताना है घर और राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। पहले कितनी चाल थी 30, अब कितनी चाल है 40, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों स्पीड के डिफरेंस से। 40 - 30 10 हो गया, और इसको गुणा कर दीजिए। ये देखिए पहले लेट हो रहा था अब जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइमिंग क्या होगा 20 + 10, और ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। आपको आंसर मिलेगा 30 × 40 / 10, ये हो जाएगा 30/60।
30 दूनी 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर की जो दूरी है राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी है। ए, बी और सी ने अपने एक धन को इस समय अनुपात के लिए इन्वेस्ट किया। T1 अनुपात T2 अनुपात T3 जो है 5 अनुपात 6 अनुपात 8 है और उनको प्रॉफिट का अनुपात जो है वो दिया गया है 5 अनुपात 3 अनुपात 12। तो पूछा गया है उन्होंने किस अनुपात में अपने धन को निवेश किया, इन्वेस्ट किया, आपको वो रेशियो निकालना है। तो दोस्तों इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ है पहले वो वाला ऊपर लिखिए, प्रॉफिट का रेशियो लिखिए 5 अनुपात 3 अनुपात 12 और जो टाइम का अनुपात जो दिया हुआ था बस वही यहाँ नीचे लिख दीजिए 5, 6, 8। आप इसे हल करेंगे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। आप इसको देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8। आप पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है उनका इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो होगा। ए और बी दो पाइप हैं, ये किसी टंकी को जब एक साथ चलाए जाते हैं तो T समय में भर देते हैं, लेकिन जब अकेला ए पाइप जब चलाया जाता है तो इस T से ये 4 मिनट ज़्यादा ले लेता है और जब अकेला बी पाइप भरता है तो इस T से यह 64 मिनट ज़्यादा ले लेता है पानी टंकी को भरने में। तो पूछ रहा है इस T की वैल्यू क्या होगी जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में भर रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, देखिए बी पाइप कितना ज़्यादा ले रहा है 64 मिनट, तो 64 गुणा जितना ए पाइप T से ज़्यादा ले रहा है 4 मिनट। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 गुणा 8 बराबर 16 मिनट में जो है आपकी जो टंकी हो रही है दोनों पाइप एक साथ खोलने पर भर रही थी। एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अगर इस ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तो यह सेम डिस्टेंस को 3 घंटे में तय करती है जब स्पीड को कम कर दिया जाता है। तो आपको इन स्टेशन के बीच की दूरी निकालना होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या ट्रिक होगी, कितने से स्पीड कम की जा रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको गुणा कीजिए। टाइम देखिए पहले 2 घंटे लग रहा था, अब 3 घंटे लग रहा है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए स्पीड को कम किया गया है तो ये नीचे हो जाएगा T1 माइनस T2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 घंटा। तो ये आएगा 6 गुणा 6 बराबर 36 किलोमीटर की जो दूरी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। यदि 10 साइकिलों का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 8 साइकिलों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों ट्रिक याद रखिए हमेशा। आप देखिए 10 साइकिल का कॉस्ट प्राइस 8 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 8 साइकिलें कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होंगी। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 माइनस 8 कितना हो रहा है, 2 साइकिल का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है 8 साइकिल के बराबर है तो अपॉन 8 कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, 2 चौकू 8 हो जाएगा, ये 25 बार जाएगा तो 25% उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का आपको औसत बताना है, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याएं। तो दोस्तों इसका एवरेज जो होता है, इसका एवरेज होता है, लास्ट की विषम संख्या क्या होगी, 100 से पहले देखिए विषम संख्या क्या होगी 99 होगी, तो जो सबसे अंतिम विषम संख्या है उसको लिखिए, प्लस इसमें 1 कीजिए और आधा कर दीजिए तो आएगा ये 50, इसका आंसर आएगा 50 एवरेज आएगा 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का। 18 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना है। तो दोस्तों किसी भी नंबर के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है, उस नंबर से वह नंबर लिखिए, उसका गुणा कीजिए, जितने गुणज हैं 9 गुणज हैं यहाँ पर, प्लस 1 कीजिए और इसका कर दीजिए आधा, तो 2 निम 18 हो जाएगा, 9 गुणा 10 आएगा, इसका आंसर आएगा 90 जो होगा इसका एवरेज होगा। यदि a बराबर 17, b बराबर माइनस का 21 और c बराबर 4 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है। ए की वैल्यू है 17, बी की वैल्यू है -21 और सी की वैल्यू है 4। 17 4 21 माइनस 21 बराबर 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। इस केस में दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है वो 3abc के बराबर होती है, ये याद रखिए।
तो आप यहाँ पे 3ABC की वैल्यू रखेंगे। 3A की वैल्यू है यहाँ पर 17, B की वैल्यू है -21 और C की वैल्यू है 4। तो 17 तीन हो जाएगा 51 गुणा 21 चौक 84 हो जाएगा माइनस का 84। 51 गुणा -84 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 गुणा -84। एक दुकानदार जो है चीनी को लागत मूल्य पर बेच देता है, लागत मूल्य पर बेच देता है। लागत मूल्य पर बेचने पर लेकिन वह क्या करता है, 1 kg की जगह 800 ग्राम का वजन यूज करता है, 800 ग्राम। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए वह कितने ग्राम वजन कम रख रहा है, 800। 1 kg रखना है, 800 रख रहा है, मतलब 200 ग्राम वजन कम रख रहा है। अब वह रख कितना रहा है, 800 ग्राम अपॉन 800 ग्राम कर दीजिए और इसे कर दीजिए गुणा 100 से, बस इसी का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 200, 2 चौकू 8 हो जाएगा, तो ये 25 बार जाएगा, तो 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि एक कार की स्पीड जो है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो इसकी स्पीड क्या आएगी। दोस्तों इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 18/5 का गुणा करें या 5/18 का, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। याद रखिए मीटर से किस में चेंज हो रहा है, किलोमीटर में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 18 बड़ा है और 5 छोटा है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो बस आप 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 को अगर आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो 3 6 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ जाएगा। 3 कार हैं A, B और C। इनकी स्पीड का अनुपात दिया गया है 2:3:4 और आपसे इनके टाइम का अनुपात पूछा गया है। अगर तीनों कारें जो हैं समान दूरी, डिस्टेंस जो है समान चलती हैं, समान अगर डिस्टेंस है इनकी, तो आपसे पूछा गया है इनके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर दूरी नियत है, चाल और समय के बीच जो संबंध होता है वो स्पीड जो होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बस आपको यहाँ पर जो स्पीड का अनुपात दिया है इसको उल्टा कर दीजिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आप ये जो होगा इसके टाइम का अनुपात आ जाएगा। राम दोस्तों किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर लेता है, वहीं मोहन जो है उसी काम को 6 दिन में फिनिश करता है। और राम और मोहन अगर दोनों मिलकर काम फिनिश करते हैं तो उनको 660 रुपए दिए जाते हैं। तो आपको बताना है राम का शेयर कितना होगा इस 660 में और मोहन का कितना शेयर होगा। दोस्तों इसको करते समय आपको याद रखना है राम का जो शेयर होगा 660 रुपए, इसको डिवाइड कीजिए, राम को जितने दिन लग रहे हैं प्लस मोहन को जितने दिन लग रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर राम का शेयर निकालेंगे तो मोहन जितने दिन लगा रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको। तो ये आएगा 660/11 × 6, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 6 छंग 36, 360 रुपए जो हैं ये राम को मिलेंगे और मोहन को मिलेंगे। दोस्तों 660 में से 360 जाएगा तो 300 रुपए जो हैं ये मोहन को मिलेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और 5 दिन के बाद बी जो है वो चला जाता है काम छोड़कर। तो आपको बताना है टोटल टाइम काम को फिनिश करने में कितना लगा। इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, छोड़कर कौन जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो याद रखना है बी उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम ले रहा था, 15 दिन, और उसने काम किया कितने दिन, केवल 5 दिन। और दोस्तों बाकी का बचा काम कौन फिनिश कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। इसको डिवाइड कीजिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 प्लस बी कितने दिन में करता है 15। आपको आंसर मिल जाएगा 20 × 10/25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दिन जो है इस काम को फिनिश करने में लगे। दोस्तों एक टैंक है, टैंक में 2 इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप जो है, पहला इनलेट पाइप जो है ये 42 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस टंकी को भर रहा है।
वहीं दूसरा इनलेट पाइप जो है ये 56 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, और जो तीसरा आउटलेट पाइप है ये 48 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को बाहर निकाल रहा है। अगर दोस्तों तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये पूरी टंकी जो है, टंकी को भरने में 16 घंटे लग जाते हैं। तो आपको बताना है इस टंकी की कैपेसिटी क्या होगी। अब आप दोस्तों आइए बताइए, एक घंटे में अगर हम मान लें टंकी कितनी भरेगी, 56 लीटर प्लस 42 लीटर और माइनस हो जाएगा 48 लीटर, क्योंकि इतना बाहर निकल जा रहा है एक घंटे में, तो ये आ जाएगा 50 लीटर। 50 लीटर जो है एक घंटे में टंकी भर रही है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटे। तो आपको क्या करना है, 16 घंटे में 50 लीटर को गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, तो 800 लीटर जो है इस टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी।